रंगा रंग मजहबी, तहजीबी, सकाफती मिरास इस लिहाज से भी अहम है कि ये दूसरी चीज़ों से मुखासमत होने के बजाय मुआफ़क़त पर मबनी है। यही वजह है कि सैकड़ों हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी ये आज भी जारी व सारी है और मुस्तक़बिल में भी इसमें कोई तब्दीली के आसार नज़र नहीं आते। हमारे मुल्क में कई रूहानी मकामात हैं जहाँ कसरत में वहदत का जज्बा झलकता है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत पैगाम मोहब्बत फैलाने वाले औलिया अल्लाह की भी अपनी करामात है कि आप हर अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। पुराने किले के अक़ब में वाक़े हज़रत शेख अबू बकर तूसी क़लंदरी, जो कि मटके पीर के नाम से भी मशहूर हुए, का आस्थाना हर मज़ाहिब के लोगों के मानने वालों के लिए अक़ीदत व एहतराम का मरकज़ है। दिल्ली में सूफी संतों की दरगाहों की एक अच्छी खासी तादाद है। मटके पीर बाबा का ये आस्थाना भी ज़ायरीन के लिए एक अहम मरकज़ माना जाता है, जो पुराना किला रोड पर आम शाहराह के किनारे वाक़े है। जब हम इस सड़क पर सफ़र करते हैं तो हमें उल्टे मटकों की एक कतार नज़र आती है, जो मटके पीर बाबा के आस्थाने के साथ लोगों की अक़ीदत का मज़हर है और यहाँ पर उनकी उम्मीदें पूरी भी होती हैं। इस दरगाह की रूहानी बरक़ात पर सच्चा यकीन रखने वाले लोग हर मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका मानना है जो मन्नत यहाँ खुलूसे दिल से मांगी जाती है, उसका इस बारगाह में कबूल हो जाना यकीनी बन जाता है। हज़रत शेख अबू बकर तौसी हैदरी क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मटके पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं, इनके मज़ार पर सैकड़ों लोग हाज़री देते हैं, जो दूर दराज इलाक़ों से यहाँ वारिद होते हैं। मकामी लोग अपने मसाइलों मुश्किलात लेकर यहाँ आकर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं और अपनी ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। कहा जाता है कि मटके पीर बाबा यहाँ ईरान से तशरीफ़ लाए हैं और उनके रूहानी कमालात, ख़ासकर तकलीफ़ों से राहत के लिए ये दरगाह काफ़ी मशहूर है। जब ज़ायरीन अपने दुखों और तकलीफ़ों से निजात हासिल के लिए यहाँ आते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो इस दरबार में रिवायती मटका नज़र के तौर पर पेश करते हैं। जी हाँ, कुम्हार के हाथों से तराशा हुआ सीधा साधा मिट्टी का मटका। क़लंदरी ख़ानदान से वाबस्ता रूहानी और सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शेख अबू बकर तौसी हैदरी क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह ईरान के तौसी ज़िले से ताल्लुक़ रखते थे और वो अमन व आष्टी के इस्लामी पैगाम को लेकर तबलीग़ दीन के लिए 12वीं सदी में भारत तशरीफ़ लाए थे। यहाँ परवरदिगार आलिया की ज़ियारत के लिए हर तबके और हर मज़हब से वाबस्ता लोग किसी भी वक्त रूहानी बरक़ात से फैज़याब हो सकते हैं।
सूफी बुजुर्ग मटके पीर बाबा के आस्थाने के बालाई हिस्से पर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इस आस्थाने की तामीर बलबन ने की है, जिस पर इस्लामी फन तामीर के नुकूश के अलावा कुरानी आयात कुंदा किए गए हैं। अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए कुरानी आयात से मुज़य्यन चादरें चढ़ाई जाती हैं, फूल भी निछावर किए जाते हैं, सुर्ख धागे बांधे जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। गरज ये कि हर समत यहाँ अमनो आश्ती है। अलीगढ़ का नाम सुनते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक्स हमारे जहन के कैनवास पर उभर आता है, लेकिन ये इल्मी शहर इसके अलावा भी कई एक चीजों के लिए मशहूर है। जी हाँ, अलीगढ़ ताले बनाने का अहम मरकज है। यहाँ के बने ताले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आइए अलीगढ़ की ताला नगरी पर डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर राजधानी दिल्ली से 90 मील जुनूब मशरिक में वाक़ है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खासा मशहूर है। ये शहर 12वीं सदी ईस्वी में एक किले की सूरत में कायम किया गया था और इसे कौल कहा जाता था। बाद में सन 1776 ईस्वी में इसका नाम अलीगढ़ रखा गया। अलीगढ़ का इल्मी शहर ताले बनाने के लिए भी काफी मशहूर है। अलीगढ़ लॉ क्लस्टर में मुख्तलिफ इक़साम के ताले बनाए जाते हैं, खास तौर से कुंडी में लटकाए जाने वाले कुफ्ल, साइकिल के कुफ्ल और दरवाजे की लकड़ी में खाना बनाकर बैठाए हुए कुफ्ल। ताले या कुफ्ल तैयार करने के लिए कई तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बैरम टाइप और पिन सिलेंडर टाइप वगैरह। अलीगढ़ में ताले बनाने वाले 4-5 बड़े कारखाने हैं। 20 से 30 तक दरमियानी दर्जे के कारखाने और 1000 से ज़ायद छोटे कारखाने मौजूद हैं। अलीगढ़ भारत में बनाए गए ताले की मिक़दार का 75% हिस्सा तैयार करता है, जिससे ये शहर ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई कंपनियां कुफ्ल की तिजारत में हिस्सा ले रही हैं। हाँ, यहाँ फकत चंद ही एक्सपोर्टर हैं। यही वजह है कि अलीगढ़ एक ब्रांड बन चुका है। सालाना 210 करोड़ रुपए सिर्फ ताले बरामद करने से कमाने की वजह से ये सनत अलीगढ़ की इक़्तिसादियात के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। यहाँ घरेलू और छोटे पैमाने के 6000 कुफ्ल यूनिट काम कर रहे हैं। अलीगढ़ के कुछ कुफ्ल साज दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कारोबारी एक्सपोर्टरों को बिला वास्ता बरामदात की सूरत में माल भेजते हैं। कई एक कुफ्ल साज हार्डवेयर एक्सपोर्टरों को माल रवाना करते हैं, जो इसको हार्डवेयर का हिस्सा बनाकर बरामद करते हैं। ताहम कुछ अरसे से मशरकी एशियाई ममालिक जैसे चीन, ताइवान और कोरिया से सस्ते ताले बाजार में आने से और धात की कीमतों में दुगना इजाफा होने की वजह से ये सनत मुश्किलात में घिराई है। उम्मीद करेंगे कि अलीगढ़ ताला नगरी की मुश्किलात आर्जी साबित हों, जिससे हमारी ये मीरास खत्म होने से बच जाए। एक मौके पर हर तरफ उर्दू का बोलबाला था।
کئی علاقوں میں یہ نہ صرف عوامی زبان تھی بلکہ اسے سرکاری زبان ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ اردو نے پورے بر صغیر کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے برطانوی حکومت کے خلاف لوگوں کو متحد کیا۔ وہیں کئی وجوہات کی بنا پر اس کے ساتھ جڑے لوگوں اور اداروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسے سرے راہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کے مٹنے کا اندیشہ تھا۔ لیکن پھر حکومت وقت کو خیال آیا اور اس نے اس کی تجدید نو کے لیے اقدامات کیے اور قیام ہوا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان۔ آج یہ ادارہ اردو کو فروغ دے رہے پروجیکٹوں کی نگرانی کرتا ہے۔ بھارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اردو زبان کا جنم اس سرزمین کے قلب میں ہوا، لیکن جب اس زبان میں تنزلی کے آثار دیکھے گئے تو بھارت سرکار نے کئی اقدامات اٹھائے۔ ان میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا قیام شامل ہے۔ یہ خود مختار ادارہ انسانی وسائل کی وزارت کے ماتحت ہے، جسے 1 اپریل سن 1996 میں قائم کیا گیا ہے۔ اردو کونسل کو خاص طور پر حکومت ہند نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اردو کے فروغ کے حوالے سے، اردو کو جدید تقاضوں سے جوڑنے کے حوالے سے اور اردو کی مزید ترقی و تشکیل کے حوالے سے حکومت ہند کو یہ ادارہ اگر کوئی مشورے دیتا ہے تو حکومت اس پہ عمل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں سائنس اور ٹیکنالوجی شعبوں میں ہوئی پیش رفت سے متعلق مواد دستیاب رکھنا ہے۔ ساتھ ہی یہ ادارہ اردو کے فروغ کے لیے مختلف پروجیکٹوں کی نگرانی کرتا ہے جو اس کے نزدیک صحیح اور فائدہ بخش ہوں۔ عربک اور پرشین چونکہ ہم اضافی طور پہ کرتے ہیں تو فوکس ہمارا اردو کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اردو کی ہمہ جہت ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اردو کی ہمہ جہت ترقی یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں ان فیلڈ پہ کام کیا جائے۔ کونسل برائے فروغ اردو اس زبان میں لٹریچر شائع کرتا ہے جس میں سائنس اور جدید علوم کی دیگر شاخیں، بچوں کے لیے ادبی کتابیں، حوالہ جاتی کتابیں، انسائکلوپیڈیا اور ڈکشنریاں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ نہ صرف جریدے اور رسالے شائع کرنے میں امداد فراہم کرتا ہے بلکہ اپنی مطبوعات کی فروخت کے لیے وقفے وقفے پر ملک اور غیر ممالک میں نمائشوں کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ ایک موبائل وین ہے ہمارا جس میں اردو کی کتابیں ہوتی ہیں اور یہ پورے ہندوستان الگ الگ حصوں میں جاتی ہے۔ یہ ادارہ اس کام میں بھی جٹا ہوا ہے کہ اردو زبان کو جدید دور میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرام تیار کیے جائیں۔ کونسل برائے ترقی اردو انگریزی اور ہندی کے علاوہ دیگر جدید ہندوستانی زبانوں میں اردو سکھانے کے لیے مختلف پروگرام اور پروجیکٹ مرتب کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ مل کے کئی پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے اخبارات اردو کے نکلتے ہیں ان کو یونائی سے ہم نے جوڑ رکھا ہے۔ یونائی کی سروس اگر وہ لیتے ہیں تو 50% کاسٹ ہم دیتے ہیں، 50% کاسٹ انہیں بھرنا ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اردو اخبارات کو ہم بوسٹ اپ کرنے کا ایک بڑا طریقہ ہے جو کونسل کر رہی ہے، اور ہندوستان بھر کے اخبارات ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم یہ سبسڈی فراہم کر رہے ہیں۔ کونسل نہ صرف مالی اور تکنیکی پہلوؤں کی نگرانی اور سرپرستی کر رہا ہے بلکہ علم کے سمندر سے گوہر نایاب چن کر انہیں اردو کا لباس پہنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بہت سے ایسے رائٹر ہیں جو کتاب لکھ رہے ہیں، چاہے وہ شاعری پہ لکھ رہے ہوں، فکشن میں لکھ رہے ہوں، کرٹکس پہ لکھ رہے ہوں، وہ اگر کتاب شائع کرتے ہیں تو ان کی کتابیں ہم تھوک میں خریدتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ جو پیسے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں وہ ان کو پیسے بھی مل جائیں، اور وہ کتابیں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کتابوں کو ہندوستان بھر کی جتنی ریپیوٹڈ لائبریریز ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ بھیجتے ہیں۔ اردو کے تئیں اس ہمدردانہ اور احسن رویے کے لیے یہ زبان اس ادارے کی مشکور ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی بنارس یا وارانسی کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں گنگا کنارے بنے گھاٹ،
मंदिर, तंगलियाँ, यहाँ का मशहूर मशरूब छाछ उभर आता है। हिंदुस्तान का ये मशहूर शहर हिंदू मजहब की मुनासबत से भी बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ भी काफ़ी मशहूर हैं। बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में अपना अलग मकाम रखती हैं। बनारसी साड़ियाँ शादियों के लिबास के लिए एक रिवायती अलामत के तौर पर भी उभर कर सामने आई हैं। इसको बुनने वाले हुनरमंद कारीगर नस्लों से इस काम को करते चले आ रहे हैं। वाराणसी या बनारस, गंगा के किनारे आबाद ये मशहूर शहर जिस तरह मजहबी मुनासबत से बड़ी अहमियत का हामिल है, वैसे ही अपनी साड़ियों के लिए भी बहुत मशहूर है। बनारस की तारीख काफी पुरानी है। ये शहर ऋग्वेद जमाने यानी तकरीबन 4000 साल से जाना जाता है। रामायण और महाभारत के जमाने में भी बनारसी साड़ियों का जिक्र मिलता है और इनको हिरनिया वस्त्र कहा जाता था। बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती हैं। बनारसी साड़ियों की अपनी ही अलग दिलकश और शाहाना खूबसूरती है, जिसकी वजह से ये हर हिंदुस्तानी खातून का पसंदीदा लिबास है। शादी ब्याह की तकरीब हो या और कोई मौका, सिर्फ बनारसी साड़ी में ये बात है कि किसी भी किस्म के लिबास को अपनी जाज़बियत से ये मात दे सकती है। बनारसी साड़ियाँ शादी ब्याह की तकारीब के लिए मखसूस और मुनफरिद लिबास की एक रिवायती अलामत के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। ये वो असासा हैं जिसके वार्डरोब में होने से कोई भी औरत फख्र कर सकती है। शादी ब्याह के मौके के अलावा भी कुछ ख़वातीन साल में कम से कम एक बनारसी साड़ी खरीदने को फौकियत ज़रूर देती है, ताकि इनके जमाशुदा रिवायती मलबूसात में मज़ीद इजाफा हो जाए। बनारस हिंदुस्तान में पारचा साजी और कपड़े बुनने के फ़न का ज़रख़ेज़ मरकज़ है, जो कि कम ख्वाब साड़ियों और ऑल ओवर लिबास के लिए मशहूर है। साड़ियों की मखसूस इक़साम में जंगला, टांचोई, कटवर्क, टिशू और बूटीदार शामिल हैं। इनको सादा बुनियाद पर रेशमी बल और भरनी से बनाया जाता है, जिसमें इजाफी भरनी नक़ूश मुख्तलिफ खाकों में बनाए जाते हैं। फिर साड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग डिज़ाइनों से मुज़य्यन किया जाता है, जिससे इसमें भड़कीलापन और दिलकशी उभर आती है। कदीम ज़माने में भी बनारस रुई या कॉटन से बनी साड़ियाँ और लिबास के लिए मशहूर था, लेकिन मुग़ल दौरे हुक्मरानी में यहाँ के हुनरमंदों ने रेशम की तरफ रुख किया और कम ख्वाब की साड़ियाँ बुनने लगे, जिनमें सोने और चांदी के धागे से पेचीदा डिज़ाइन काढ़े जाते हैं। ये बनारस की साड़ियों का तुर्रे इम्तियाज आज भी है।
کم خواب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں نقوش والے دھاگے بلدار دھاگوں میں ٹھونس کر مختلف نقوش ابھارے جاتے ہیں۔ بنائی کے دوران بھرائی والا دھاگا باقاعدگی سے بلدار دھاگوں کے اوپر اور نیچے سے گزرتا ہے۔ لیکن اگر سونے، چاندی اور روئی کے دھاگے سے کم خواب میں ڈیزائن بنانے ہوں تو ان کے درمیان خصوصی دھاگے داخل کیے جاتے ہیں، جس سے باقاعدہ بھرائی دھاگے کا راستہ بند ہو کر چند بلدار دھاگوں کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس طرح بار بار اور مختلف جگہیں پر کرنے سے الگ الگ نقوش بن جاتے ہیں، جس سے ہر ساڑی کی اپنی منفرد جاذبیت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مہنگی ہونے کے باوجود انہیں پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ساڑیاں بننے والے بھی مشہور ہنرمند ہیں جو کئی نسلوں سے اس کام میں لگے ہیں۔ معاشی آسودہ حالی کی وجہ سے بنارسی ساڑیوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یوں بھارت میں ساڑی پہننے کی میراث بھی ابھی تک برقرار ہے۔ بنارسی ساڑیاں ہماری میراث کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ مشہور بھی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق اس صنعت کو تجارت سے جوڑ دیا جائے، جس سے اس سے وابستہ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ مالی آسودہ حالی کی وجہ سے بنارسی ساڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، اور اس طرح سے بھارت کی میراث کا یہ سفر جاری ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تہذیبی اور ثقافتی میراث کا یہ سلسلہ اگلے شمارے میں بھی جاری رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔